लेकिन लेकिन मैं एक दो चीजों को मैं इसलिए पूछ लूं आपसे, अगर वो 2003 की मतदाता सूची को 2 मिनट के अंदर अपलोड कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र की दोनों मतदाता सूची वो क्यों नहीं दे सकते हैं? ये भी एक पॉइंट ऑफ वो रहेगा। कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर आप 22 साल पुरानी मतदाता सूची को डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, तो आप ये दोनों भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें रिलेटेड है। और हमारे यहाँ एक खराब कहावत है, उसका दूसरा पक्ष नहीं कहूंगा, सयाना कौवा कुछ एक खाता है, उसके बारे में ये जो सयाने लोग जो होते हैं ये अल्टीमेटली पकड़े जाते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आप कुछ कुछ कर लीजिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े यहाँ चीफ सेक्रेटरी आए, जो बेईमानी करता है उसका मैंडेट अलग है, वो बेईमानी करके हो सकता है। और मैं अनिल जी, मैं जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, हमारा रोल मॉडल आज की तारीख में बिल्कुल क्लियर है। हमारा रोल मॉडल नॉर्थ कोरिया है, जहां पे चुनाव होते हैं, चुनाव में वोट दिया जाता है। और ये सिर्फ यहां तक नहीं रहेगा। अगर ये किसी को है कि विपक्ष को, अब ये रहेगा कि जाके वोट दे के आइए और बताइए, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो हम ये करेंगे, और आप यहां से अगर ये आया तो आपके साथ ये होगा। मैं इस बात पे लार्जर क्वेश्चन में संजीव जी, वो तो एक है ही, लेकिन अब चूंकि इस बात को थोड़ा कंक्लूड किया जाए, बिहार में आम आदमी इस बात को क्या, क्योंकि इसका एक पक्ष और है जो जो मुझे लगता है, जब आप ये सब काम करने लगते हैं तो एक एवरेज वोटर जो ना इधर है ना उधर है, उसको भी लगता है कि भाई ये ज्यादा बेईमानी हो रही है। ये बेईमानी की एक हद तक ठीक है, लेकिन एक ज्यादा बेईमानी हो रही है। इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ये जो इस समय जो मतदाता सूची वो कर रहे हैं, उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जरा इस पे आपकी एक टिप्पणी हो जाए। सर, आनंद सर, देखिए, यदि ये मुद्दे के तौर पे लोगों तक बन पाएगा तभी तो, जो अनिल जी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड को लेकर के आप रैलियां कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर के सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, तो या तो आप में इतनी क्षमता हो कि आप इसको रुकवा लें, या मुद्दा एक कंसर्न बना लें पब्लिक का कि ये आपके साथ हो रहा है। निश्चित तौर पे घर घर लोग जा रहे हैं, घर घर लोग जा करके उनसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लेकिन वो कलेक्टिव कंसाइंस के तौर पे क्या ये मुद्दा बनने जा रहा है कि हमारा मताधिकार, हमारा नागरिकता का अधिकार छीना जा रहा है, ये बहुत कुछ मायने रखेगा। और मुझे भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हैं, इसको यदि मुद्दा नहीं पा रही हैं तो उनकी तैयारी क्या है वो देखे जाने लायक है। हो सकता है कि अब ये तैयारी का इस मूड में आ गए हों कि अपने हर वोटर के यहाँ अपने कार्यकर्ता खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कागज उपलब्ध कराएंगे, वो बात समझ में नहीं आती है। उधर 4.96 करोड़ जो मतदाता हैं उनके लिए ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनको कागज सबमिट नहीं करना है, यानी 2003 के पहले। हाँ, वो उनका सर है नोटिफिकेशन सबमिट नहीं। संजीव जी, कागज जो अनिल जी कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कागज नहीं, उनको भी कागज सबमिट करना है, लेकिन उनको कागज उसका एक्सट्रैक्ट भी अगर लेके दे देंगे, मतलब वो जो चुनाव प्रमाण जो ऑलरेडी अपलोड कर दें तो उसको मान लेंगे, लेकिन करना उनको भी है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया है कि नहीं करेंगे, जाना आपको भी है। जी जी, फॉर्म भरने या उसको करने उनको प्रक्रिया तो से उनको गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट तो मैं सामने देख रहा हूँ और बाकी लोगों को करना है। तो अब ये है दूसरा जो सबसे मेजर, बाकी सारी चीजें तो अनिल जी ने इस प्रसंग में कहा ही कि आपका ये जो काम है एनआरसी का या सिटीजनशिप सिद्ध करने का, वो चुनाव आयोग का काम नहीं है। वो इस चिंता में दोहरा हुआ जा रहा है कि दूसरे लोग मतदान ना करें जो नागरिक हैं। तो ये तय करना गृह मंत्रालय का काम है कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, ये ईसीआई कैसे तय करेगा। एक बात, दूसरी बात, कई सारी चीजें हो रही हैं, डाउट के तो कई प्रसंग है बिहार में। बाकी लेकिन पॉलिटिकल चीजें ऐसी नहीं है कि अनिल सर जो कह रहे हैं उससे एकदम 100% सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अब जब चुनाव हो रहा है और चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक प्रभावों पे और राजनीतिक मुद्दों पे तो बात होगी ही होगी। अंततः 2 गठबंधन है, 3 गठबंधन है, जो आपने अपने इंट्रो में भी रखा कि एक तीसरा गठबंधन आते जाते तक बन सकता है, तो वो है। अब इसमें देखिए सर, एक मोटा हाथी से रूपक में इसलिए बनाता हूँ कि तेजस्वी या आरजेडी जो है वो
32% 34% से वोट शुरू करते हैं। वो दो ऐसे मैं लार्जर उसके हिसाब से कर रहा हूँ, अदरवाइज उनके पास 28% का वोट है शायद। तो 32-34% से वो शुरू करते हैं और उसके बाद उनको एड ऑन करना है अन्य जातियों का और दूसरे उसका। तो चुनाव यहाँ नीतीश बनाम तेजस्वी या महागठबंधन नहीं है, यहाँ ये आरजेडी तेजस्वी बनाम एनडीए या नीतीश है। इसीलिए आप लगातार देख रहे हो, इस बात को बीजेपी समझती है, बखूबी समझती है। उसका चुनाव प्रचार अभियान हो या लगातार की जो स्ट्रेटजी हो, वो उस पर काम इसी तरह से कर रही है। जो दो मुद्दे थे जाति गणना को लेकर के, वो पीटा, वो मतलब घोषित कर दिया। दूसरा बड़ा मेजर मुद्दा था 94 लाख, कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार ने। तो उसको इन्होंने घोषित कर दिया है। अब ये कितना हो सकता है, एक आध किस्त जारी कर दें, कुछ लोगों के अकाउंट में दे दें, लेकिन ये फॉर्म भराने का काम जो राजस्थान में पैटर्न अपनाया था बीजेपी ने, वो पैटर्न यहाँ पे ये लोग अपनाएंगे, एक माहौल बनाएंगे। तो ये मुद्दा भी उनसे, एक मुद्दा बस बचकर रह जाता है, वह है अति पिछड़ी जातियों का बढ़ा हुआ रिजर्वेशन। दूसरा एक प्रसंग है कि अभी जो संविधान वाली बात जो कही है, एक तरह से वो बदलने के सेंस में ही लोगों तक जाएगा। 2015 में भी पहले गया था और उसका असर भी हुआ था, लेकिन वो मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह होगा, ये मुख्य मसला नहीं होगा। मुख्य मसला ये था 2015 में कि नीतीश जी और लालू जी साथ आए थे, इसके चलते 178 सीटें एकदम से स्विप ऑफ करके महागठबंधन की ओर चली गई थी। इस बार चूंकि नीतीश जी उधर हैं, तो ये देखना ये होगा कि किस तरह से, मतलब वो वाली स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन तब भी जो मुख्य मुद्दा तो ये होगा, सोशल जस्टिस का मुद्दा है, मुद्दा आपका ये संविधान वाला है। दूसरा पक्ष जो है जंगल राज, और वो एक बड़ी मजेदार बात यह है कि तेजस्वी यादव पर इस पूरे चुनाव में लेकिन हमलावर नहीं है, भूत और प्रेत जो खड़ा करने की कोशिश कर रही है वो 15 साल। अब पलायन पर भी देखिए, बड़ा लिंग्विस्टिक पे बड़ा गौर करने लायक है। एक सम्राट चौधरी का इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो वो कह रहे हैं कि लालू जी के टाइम में जो पलायन शुरू, अरे उस टाइम में जिनका पलायन हुआ, या तो वो बस गए हैं, वो दूसरे राज्यों के नागरिक हो गए हैं, कुछ मर गए होंगे, कुछ वापस आ गए होंगे। ये बताओ यार कि पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में जो पलायन हो रहे हैं, उनके बारे में बात कर। एक चीज सर, ये जो चिराग वाली बात हो रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा पॉलिटिक्स ही वो तो उस पर बात हो ही गई वोटर लिस्ट वाले पे। चिराग का मैं उसको एक रूपक के तौर पे यह है कि चिराग की निगाह जो है वो कुर्सी पे है और नीतीश जी पर है। तीर उसका तना हुआ उनका जो है वो तेजस्वी यादव पे है और महागठबंधन पे है। कांग्रेस पे भी अभी भाषण में उन्होंने इमरजेंसी वगैरह की बात की, बड़ा विचित्र बात की। लेकिन निशाने उनके जो हैं वो बीजेपी के लीडर लोग हैं, और दर्द जो होता है वो जीतन राम मांझी को होता है। ये बड़ा एक राजनीति का एक ऐसा फलसफा है। वो है क्या कि वो नीतीश जी की कुर्सी है। अब नीतीश जी को उस तरह से वो नफरत और 2020 वाली बात नहीं है, नीतीश जी को उस तरह से टारगेट नहीं कर रहे। तीर तेजस्वी पर है निश्चित तौर पे। आप जब अभी एनडीए में हैं तो आप तेजस्वी और महागठबंधन की आलोचना करेंगे, कांग्रेस की भी की। कांग्रेस की भी बड़ा विचित्र की, अभी जो राजगीर में उन्होंने ये किया है, जय भीम और वो बहुजन सम्मेलन कथित रूप से, तो वो है। लेकिन निशाना इधर है, वो वजह यह है कि बीजेपी ने अपनी लीडरशिप खत्म कर रखी है। ये सब तिकड़म कर रही है, चुनाव आयोग फलना ढेकना, लेकिन इनका कोई लीडर यहाँ नहीं है, एक चेहरा बड़ा नहीं है जो खड़ा कर पाए, जो लोगों तक रिकॉग्निशन प्राप्त कर सके। तो पूरा चिराग की कोशिश है कि सीटें जितनी मिले, मतलब ठीक ठाक मिले, फिर भी जीत के हम आए और मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए दलित कार्ड के तौर पे हम हों। और इसीलिए जीतन राम मांझी जी को दर्द होता है कि ये 10 साल का 10 महीने का हमारा अनुभव है, हम महादलित पैकेट से हैं, तो हम क्यों नहीं। ये वाला संघर्ष बड़ा एनडीए में जबरदस्त चल रहा है। एक आयरनिकल बात जो उसमें मुझे दिखाई पड़ी, वो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि इमरजेंसी में जिसके पिता को टॉर्चर किया गया, जिसको जेल भेजा गया, वो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में। तो भाई 10-12 साल, कई बार 10-12 साल तो यूपीए में ही रामविलास जी तो मंत्री रहे ना, जेल तो वो भी गए थे, और 2022 में उनके सामान फेंके गए। तो ये सब है। तो लेकिन खैर, उनकी अपनी वो राजनीति है।
और उनकी राजनीति पूरी तरह एनडीए में एक चूंकि युवा चेहरा के तौर पे जो होना है, तो उसका देखिए कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि चिराग एडजस्ट भी ना कर पाए, उपेंद्र कुशवाहा एक एनडीए की बेचैनी है वहां, ये 32% प्लस जो महागठबंधन करने जा रही है अति पिछड़ा और अन्य, वहां तक ये चेस भी कर पाएंगे या यहां से कोई परेशानी शुरू हो जाएगी इनके यहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा फोर्स प्रशांत किशोर है, वो अपना जो कर रहा है, तो ये है, ये कितना बचा के रख पाएंगे। प्रशांत जी बाहर निकलिए, उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल जाएंगे, या चिराग पासवान इनके यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी तरफ कोई भी दल ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो साइजेबल वोट परसेंटेज को क्लेम कर सके। 4-5 4-5 4-5 का मसला है वहां से, तो वो इस तरह से, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है। बाकी के जो गिमिक्स हैं बीजेपी के लड़ने के, जिसमें ये वोटर वाला, ये सवाल तो अब बनेगा लोगों से ना, कि यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सब जो कह रहे हैं वो बेईमानी हो जाता है। फिर यदि कांग्रेस बाइकआउट नहीं कर रही है, आरजेडी बाइकआउट नहीं कर रही है, यदि ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उनको विश्वास है कि वो संभाल लेंगे, वो लोगों का वोट दिखा पाएंगे। ऑब्जेक्शन उधर ममता बनर्जी भी ले रही हैं, ऑब्जेक्शन वहां दिल्ली में भी लिया गया था, लेकिन दिल्ली में बाजब्ता कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने जगह जगह घर घर जा करके सुनिश्चित कराया कि ये मतदाता संख्या बढ़ाए नहीं, जहां बढ़ाते हुए दिखते थे वहां हंगामा होता था। तो बिहार में ये सब कर पाएंगे क्या ये लोग, ये भी देखे जाने लायक है सब। आनंद।